Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. सदियों से ये मछुआरे इसी तरह रोज सुबह समुद्र में जा अपनी रोजी कमाते हैं। इस्लाम के नन्हे कदम सबसे पहले इन्हीं रेतीले तटों से हिंदुस्तान की ओर बढ़े। यहां बने चर्च की नींव रखी थी उन पुर्तगालियों ने जो हिंदुस्तान पहुंचे मसाले की खोज में और बदले में हमें अपना धर्म और खाना दे गए। और यहां फैली कृष्ण भक्ति ने जन्म दिया हिंदुस्तान की सबसे मशहूर कुजीन्स में से एक को। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर स्थित मैंगलोर एक अलग स्थान रखता है हिंदुस्तान के खाने में। जहां एक तरफ यहां का तटवर्तीय खाना मशहूर है, वहीं पास ही में स्थित उडुपी का वैष्णव खाना दुनिया भर में मशहूर है। मैंगलोर का नाम पड़ा यहां स्थित मंगला देवी मंदिर के नाम पे, और हिंदुस्तान के पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है। आज जिस इलाके को हम मैंगलोर नाम से जानते हैं वो हिस्सा है कर्नाटक प्रदेश का, और कर्नाटक का जिक्र बार बार हमको सुनने को मिलता है पुराणों में, आख्यानों में, महाभारत में, जहां सहदेव को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था, राज्यपाल, सूबेदार एक तरह का, उसका उल्लेख यहाँ मिलता है। तो पुर्तगाली ईसाई प्रभाव भी यहाँ बहुत पुराना है, अरब मुसलमान प्रभाव भी यहाँ बहुत पुराना है, और पौराणिक महाभारत की जो आख्यान है वो भी सदियों पुराने हैं। पुराणों के अनुसार केरल और मैंगलोर तक का इलाका परशुराम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे परशुराम अपनी कुल्हाड़ी के वार से समुद्र से ऊपर लाए ब्राह्मणों को बसाने के लिए। मैंगलोर एक ऐतिहासिक बंदरगाह रहा है हिंदुस्तान का, जिसका जिक्र ग्रीक और रोमन काल में भी सुनने को मिलता है। मशहूर ट्रैवलर इब्न बतूता ने भी मैंगलोर के बारे में लिखा है, और वो यहाँ फारसी और अरबी व्यापारियों के आने का भी जिक्र करते हैं। मैंगलोर और आसपास के इलाकों में मुस्लिम प्रभाव हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से पहले देखने को मिलता है। यहाँ बेरी मुसलमानों का एक समुदाय रहता है, जिससे पता चलता है कि उत्तर में आक्रमणकारियों के साथ, हमलावरों के साथ इस्लाम के पहुंचने के कई सदी पहले 7वीं शताब्दी में यहाँ अरब पहुंच चुके थे समुद्री जलमार्ग से, और ये मुसलमान प्रभाव, ये अरब प्रभाव उत्तर के हमलावर प्रभाव से बहुत भिन्न है। यहाँ वो शांति में आए, सौदागरों के रूप में आए, और यहाँ के निवासियों के साथ घुल मिल गए। बेरी शब्द की जड़ें मिलती हैं व्यापारी शब्द में, क्योंकि ये अरबी और मुसलमान नाविक व्यापार करने हिंदुस्तान आया करते थे, इसीलिए इनका नाम व्यापारी से बदल बेरी पड़ गया। और इस समुदाय का खाना मुख्यतः जाना जाता है बेरी बिरयानी के लिए, जो देश के बाकी हिस्सों में मिलने वाली बिरयानी से काफी अलग है। बिहारी मुस्लिम एक नारियल 1 किलो चिकन के लिए या मटन के लिए 1 नारियल का रस डालने का रिवाज है, और हरी मिर्च बहुत डालते हैं। 1 किलो के लिए 40 हरी मिर्च डालते हैं, और दम बिरयानी रहती है इनका। राइस अलग से बनाते हैं, और चिकन को या मटन को अलग से बना के फिर बाद में लेयर्स बना के ही करते हैं, और ऊपर से जैसे आटा लगा के उसको दम करते हैं ना, वैसे ही दम बिरयानी होती है। बेरी बिरयानी में नारियल का इस्तेमाल देखने को मिलता है दक्षिण भारत और तटवर्ती इलाके के प्रभाव से, और हरी मिर्च का इस्तेमाल देन है पुर्तगाली व्यापारियों की, जो 15वीं सदी के अंत में कोचीन, मैंगलोर और गोवा तक आ पहुंचे थे।
और इस बेरी बिरयानी की शुरुआत 15वीं सदी के बाद की ही होगी, जब यहाँ हरी मिर्चों की खेती शुरू हुई। बिरयानी के अलावा चावल के आटे से बनी अक्की रोटी और चिकन करी बियरी मुस्लिम घरों में बनने वाली आम डिशेज हैं। और इन सब के साथ डोसे के आकार जैसा गुड़ और नारियल से बना पतला जालीदार दरियप्पा भी बेरी मुस्लिम समुदाय में काफी खाया जाता है। बैंगलोर के खाने पे गहरी छाप है यहाँ आ बसे अलग अलग समुदायों की। और बेरी मुस्लिम्स के अलावा यहाँ कई और क्विजीन्स हैं जो मैंगलोर में देखने को मिलती हैं। कि अगर आप मैंगलोर के इलाके को देखें तो उसमें एक खाना है जो मैंगलोर के रोमन कैथोलिक ईसाइयों का है, एक खाना है जो यहाँ के सारस्वत ब्राह्मणों का है जो कर्नाटक कोस्ट में गोवा से नीचे मिलते हैं। कुछ यहाँ के खाने में असर पुर्तगाली खाने का मिलता है जो गोवा से सरहद मिलती है। कुछ इस खाने में असर उस आदिवासी खाने का है, शिकार का, मसालों का, जड़ी बूटियों का, जो कासरगोड उत्तरी कासरगोड है वो दक्षिण कन्नड़ से मिल जाता है। तो और फिर समुद्र में के साथ जो व्यापार होता था आवागमन का, उसका असर दिखता है। मगर बंट लोगों का खाना उससे फ़र्क है, न वो सारस्वतों का खाना है न वो मैंगलोर के ईसाइयों का खाना है, वो खाना इनके अपने समुदाय का है। बंट समुदाय ऐतिहासिक तौर पे मैंगलोर के आसपास के तुलु क्षेत्र में रहने वाली एक मार्शल रेस थी, जो आज यहाँ व्यापारी और रेस्टोरेंटर्स के तौर पे रहते हैं। बंट्स का मेन कुजीन है नॉन वेजिटेरियन, फिश और चिकन, मटन बहुत कम। फिश तो ज़्यादातर उधर रिवर के साइड में रहते थे, सी फिश, रिवर फिश, तो रोज तो फिश ही बनता है। बंट क्विजीन में फिश से बनी मीन कजिपू और प्रॉन सुक्का काफी प्रसिद्ध डिशेस हैं, जिनमें नारियल का खुल्ला इस्तेमाल किया जाता है दक्षिण भारत के प्रभाव के कारण। मगर इस समुदाय की एक डिश जो इन लोगों की पहचान बन चुकी है, वो है चिकन के साथ खाई जाने वाली और राइस वेफर्स से बनी कोरी रोटी। कोई भी बंट फंक्शन हो, कोरी रोटी होना ही है। इसमें कोकोनट मिल्क होता है ज़्यादा, वो कितना अच्छा मोटा मिल्क डालते हैं तो करी उतना अच्छा होता है। पानी ज़्यादा डालने से उसका टेस्ट चला जाएगा। उसमें लाल मिर्ची, धनिया, जीरा, मेथी, पेपर और थोड़ा गार्लिक होता है और हल्दी और नींबू का पानी डालते हैं। उसमें इमली नहीं डालते, नींबू का पानी डालते हैं। तुलु भाषा में कोरी का मतलब होता है चिकन और इस करी के साथ खाई जाती है राइस वेफर्स से बनी रोटी। इस कोरी रोटी से मिलती जुलती डिश तगरीब अरेबिया और फारस में खाई जाती है। तो ये अनुमान लगाना शायद गलत ना हो कि ये डिश मुसलमान भारत लाए 7वीं शताब्दी में और आज ये बंट कुजीन का एक अटूट हिस्सा है। बंट्स के अलावा मैंगलोर में रहने वाला एक और समुदाय है जो इसी धरती की संतान है, मोगावीरा या मुगयार। पारंपरिक तौर पे मछुआरों का समुदाय है जो उडुपी और मैंगलोर के आसपास के इलाके में बसते हैं और इन लोगों के खाने में समुद्री प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, जो मोगावीर कम्युनिटी है उसको जाति के रूप में आप ना देखें, अगर कम्युनिटी के रूप में देखें तो उनका खान पान बिल्कुल वैसा ही है जैसा समुद्र के किनारे रहने वाले किसी उस मछुआरे समुदाय का होता है, जो सवेरे मछली मारने जाता है, शाम को लेकर आता है, सबसे अच्छी मछलियाँ बेच देता है, जो बची खुची मछलियाँ होती है उससे अपना गुजारा करता है। जब नाव में जाता है तो सिर्फ चावल ले जाता है, जो मछलियाँ पकड़ता है उनके साथ खा लेता है। मानसून में जब मछलियाँ नहीं मिलती तो सूखी मछलियों के साथ खा लेता है। तो जो मुंबई महाराष्ट्र में कोली का खाना पीना है, लगभग उसी तरह का खाना पीना इनका है। थोड़ा कमोबेश फर्क है तो मसालों का है। इन लोगों के खाने की एक चीज है जो मैंगलोर के बाकी इलाकों में कम देखने को मिलती है और वो है
ड्राइड फिश का इस्तेमाल। उन दिनों में जब मछली पकड़ी जाती थी तो हम जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ते थे और घर की औरतें उस मछली को सुखाती थीं ताकि उस मछली को हम बारिश के दिनों में खा सकें। उस जमाने में सुखाई हुई मछली गरीब लोगों का खाना थी, मगर आजकल ये एक महंगी चीज बन गई है और लोगों को अब ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। 500 साल पहले तक हिंदुस्तान के इतिहास और किताबों में ड्राइड फिश का जिक्र ना के बराबर मिलता है। मछली खाने की इस विधि को भारत लाए पुर्तगाली और हिंदुस्तान की आजादी तक यहां से 2 लाख टन ड्राइड फिश एक्सपोर्ट की जाती थी। मैंगलोर का एक गहरा ताल्लुक ईसाई धर्म से भी है, क्योंकि ये देश के उन इलाकों में से है जहां पुर्तगाली और क्रिश्चियन प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलता है। मैंगलोरियन कैथोलिक्स का खाना काफी मिलता जुलता है गोवा के पुर्तगाली खाने से, मगर मैंगलोर में मिलने वाले खाने पे दक्षिण भारत का असर नजर आता है। अगर फर्क है तो इतना है कि अगर गोवा के खाने में सिरके का असर ज्यादा है तो मैंगलोर के ईसाइयों के खाने में इमली का असर ज्यादा है। मिर्च का तीखापन दोनों एक तरह का है, करी खट्टी वाली खटास की शोरबे में लगभग एक तरह की रंगत है, मगर यहाँ ज़्यादा दक्षिण का प्रभाव है और गोवा में ज़्यादा पश्चिमी पुर्तगालियों का प्रभाव है। मगर अगर वो हिंदुस्तानी डिशेस जो हैं, जो क्रियोल डिशेस जिनका जिक्र हम गोवा में करते हैं, तो ये क्रियोल डिशेस नहीं है, ये स्थानीय डिशेस हैं। गोवा में जो फिश करी होती है वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के दूसरे भागों की फिश करी से फ़र्क है। मगर अगर आप ये फिश करी मैंगलोर में खाते हैं और कैथलिक क्रिश्चियन के घर में भी खाते हैं तो वो सारस्वत ब्राह्मण की फिश करी से तो फ़र्क है, मगर वो तमिलनाडु की ईसाई की फिश करी से बहुत फ़र्क नहीं है। मैंगलोरियन कैथलिक्स के खाने की एक चीज जो यहाँ के बाकी समुदाय के खाने में पारंपरिक तौर पे देखने को नहीं मिलती है वो है पोर्क का इस्तेमाल। पोर्क डिशेस आम तौर पे कैथलिक समुदाय के खाने के साथ ही जोड़ी जाती है। महाभारत और 12वीं सदी की पुस्तक मनस उल्लास में हमें हिंदुस्तानी खाने में भी पोर्क के सेवन का जिक्र मिलता है। मैंगलोरियन कैथलिक्स पोर्क से एक खास डिश बनाते हैं, पोर्क इंदाद, जो गोवन विंडालू से काफी मिलती जुलती है। पोर्क इंदाद ये हमारा मैंगलोर का स्पेशलिटी है। गोवा में विंदालू के कुछ फ़र्क होता है और हमारा कुछ तो स्वीट है, कुछ तो शक्कर डालते हैं अंत में। मैंगलोर की एक और डिश है जो सिर्फ इसी इलाके में पाई जाती है, रोसा चिकड़ी। ये डिश बनती है मैकरल फिश, नारियल, प्याज, अदरक और जीरे को साथ तलने से। मैंगलोरियन थाली के बगल में एक चीज जो हमेशा से पाई जाती है वो है खीरे, मिर्च और सरसों से बना इनका सैलेड, क्यूकम्बर कराम। और इन सब के साथ खाया जाता है यहाँ का खास लाल चावल, क्योंकि ये चावल भारी तादाद में यहाँ से मस्कट एक्सपोर्ट किया जाता था, इसलिए इसे मस्कटी राइस भी कहा जाता था। और ये सारी डिशेस यहाँ बननी शुरू हुई 17वीं शताब्दी के बाद, जब एक बड़ी तादाद में गोवा से कैथलिक्स यहाँ आ बसे। मैंगलोर कैथलिक्स के साथ एक कहानी जुड़ी है जो दर्शाती है कि ये लोग अपने खाने को कितनी अहमियत देते हैं। सन 1784 में अंग्रेजों के साथ छिड़ी जंग के दौरान टीपू सुल्तान ने कई मैंगलोरियन कैथलिक्स को बंदी बना कारागाह में डाला। ऐसे ही कैथलिक थे बाल्तजार, जिन्हें कारागाह का खाना रास नहीं आया, तो उन्होंने खुद ही एक चटनी बनानी शुरू की जो बाकी कैदी और जेल के सैनिक भी काफी शौक से खाते थे। इतिहास के अलग अलग मोड़ों से आ बसे समुदायों ने मैंगलोर के खाने को एक नई शक्ल दी और आज जिस क्विजीन को हम मैंगलोरियन कहते हैं वो एक मिश्रण है हिंदू, मुसलमान और ईसाई प्रभाव का। मैंगलोर से उत्तर का रुख करें तो करीब 50 मील दूर मिलता है उडुपी का छोटा और शांत शहर। ये जगह प्रसिद्ध है यहाँ स्थापित वैष्णव उडुपी मठ
और उडुपी कुजीन के लिए। उडुपी कृष्ण मठ की स्थापना माधवाचार्य ने की 13वीं शताब्दी में और इस मठ के लोगों ने आगे चल जन्म दिया उडुपी कुजीन को, जो आयुर्वेद के सात्विक सिद्धांतों पर आधारित है। ये कृष्ण का मठ है, वैष्णव मठ है, शुद्ध शाकाहारी मठ है और यहाँ खान पान की वैसी ही परंपरा है टेम्पल फूड्स की, जैसी जगन्नाथपुरी की, पास के धर्मस्थल की। यहाँ के खाने बड़े सात्विक हैं, उसमें कोई भी तामसिक तत्व नहीं होता, कोई भी बहुबीजी तत्व नहीं होता। बहुबीजी मतलब जिस भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है, टमाटर तो खैर विदेशी सब्जी हो गई जो पुर्तगालियों के साथ आई, मगर बैंगन और भिंडी जो है जिसमें जीवन की संभावना है, अगर उसमें बीज है तो उससे पौधा पैदा हो सकता है। तो जिस तरह का रेजिस्टेंस या प्रोहिबिशन जैन समुदाय में है, वही कट्टरपंथी ब्राह्मण वैष्णव भी मानते हैं। ये जिस सब्जी का रंग काला है, बैंगनी है, जिसका रंग लाल है, जिसको तामसिक आप मान सकते हैं, खतरे का सूचक, जो आपके मन में उत्तेजना या आक्रोश पैदा कर सके, गुस्सा पैदा कर सके, एक्साइटमेंट पैदा करे, उसको भी यहाँ वर्जित माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि उडुपी कुजीन की शुरुआत हुई प्रसाद के तौर पे, जो कृष्ण को चढ़ाया जाता था यहाँ के कृष्ण मंदिर में, ताकि उनके इष्ट खाने से प्रसन्न हो उडुपी छोड़ के ना जाए। इस क्विजीन की मुख्य डिशेज हैं रसम, सांभर, डोसा, कद्दू से बना काशी हलवा और मटर और नारियल से बनी घस्सी। और इसी कारण शायद उडुपी का खाना देश भर में इतना लोकप्रिय हुआ है कि एक तो वो वैल्यू फॉर मनी है, सस्ता किफायती खाना है, सुपाच्य खाना है, फर्मेंटेड इडली हो या डोसा हो। तो उडुपी के खानों में जो झटपट खाना है, फास्ट फूड, उसका एक तत्व है, जो सात्विक प्योरिटी का तत्व है, खालिस वो तत्व है, और आपकी आंखों के सामने तैयार होता है। तो हेल्थ और हाइजीन का इसमें कोई जो मन में संदेह होता है वो नहीं होता है। इन गुणों के कारण सस्ता और पौष्टिक खाना घर जैसा आपको हर उडुपी भोजनालय में मिलता है, वो मुंबई हो, कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो या दिल्ली हो या पूर्व में कलकत्ता हो, इसीलिए इतना लोकप्रिय हुआ है। पारंपरिक तौर पे डोसा सादा ही खाया जाता था और सांभर की ही तरह इसके संग आलू भाजी दी जाती थी। जहां तक बात रही मसाला डोसा के इजाद की, तो इसके साथ जुड़ी है एक दिलचस्प कहानी। करीब 60-70 साल पहले यहाँ आलू की फसल खराब होने से आलू की कमी हुई और इसी कारण आलू को डोसे के भीतर भरा जाने लगा ताकि इसका कम से कम इस्तेमाल हो, और ऐसे ही शुरुआत हुई मसाला डोसा की। उडुपी के लोगों का दावा है कि डोसा तो उन्हीं की इजाद है। अब आप मैसूर जाएं तो वो कहेंगे नहीं हमारा है, मगर इसमें भी कोई आप अंतर्द्वंद या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि जो सोमेश्वर का मानसोल्लास है उसमें उल्लेख ये कि सारा इलाका कर्नाटक का था और यहाँ रहने वाले तब आज का उडुपी और मैसूर अलग अलग नहीं थे। तो ये काफ़ी संभव है कि ये इसी इलाके की देन हो। मगर जो डोसा उडुपी का है उसमें खमीर अच्छा चढ़ा होता है, सादा होता है और उसका जायका थोड़ा फर्क होता है। डोसे का जिक्र डोसई या डोसिका के नाम से हमें 6ठी शताब्दी के संगम लिटरेचर में मिलता है, और चाहे इस डोसे का इजाद उडुपी में हुआ हो या मैंगलोर में, रजनीकांत के बाद अगर दक्षिण भारत की कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है डोसा। मैंगलोर का खाना सिर्फ यहाँ रहने वाले अलग अलग समुदाय और धर्मों के लोगों की विरासत ही नहीं है, बल्कि यहाँ की उपजाऊ जमीन और तटवर्तीय रेखा का भी इस पे काफी प्रभाव है। जहाँ एक और नारियल और समुद्री खाना यहाँ बखूबी देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की जमीन पे उगी सुपारी और पान देश भर में सबसे उम्दा माने जाते हैं। जिसे हम आज सुपारी कहते हैं उसको पुराने संस्कृत में, प्राकृत में पूगी फल कहा जाता है, और एक बड़ा पवित्र वो फल था जिसे पूजा के समय रखा जाता था। और बहुत कम लोगों को ये बात याद है कि ये दोनों चीज़ें, पान का पत्ता और सुपारी पूगी फल, हमारे देश में दक्षिण पूर्व एशिया से आया है। समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए शायद पूगी फल आया और यहाँ पेड़ लगे पूर्वी तट में,
और पूरब से वो कैसे पश्चिमी घाट तक पहुँचे, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। क्या यहाँ की आबोहवा उनको ज़्यादा रास आई और यहाँ सुपारी के बागान ज़्यादा आसानी से पनपे, इस कारण यहाँ सुपारी अच्छी उगती है। कंबोडिया में आप जाएं तो वो सुपारी खमीर चढ़ी लोग नशे के लिए चबाते हैं। आसाम में भी कुछ खमीर चढ़ी सुपारी यही काम देती है, मगर जो सर्वश्रेष्ठ सुपारी भारत में मानी जाती है वो मैंगलोर के इलाके में उगने वाला पूगी फल है, शायद इस कारण कि यहाँ की आबोहवा, माइक्रोक्लाइमेटिक रीजन, इसे ज़्यादा रास आया। सुपारी को अंग्रेजी में एरेका नट कहा जाता है। जो नाम इसे पुर्तगालियों ने दिया, इसके तमिल नाम अदका के आधार पे। 400 BC के बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें सुपारी खाने का जिक्र मिलता है, मगर इसकी फसल इससे भी पहले भारत पहुंची इंडोनेशिया से। पहली शताब्दी ईस्वी से ये सुपारी धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ये नारियल की ही तरह अपने आकार में साबुत थी। आजकल पान की गिलोरी में डाली जाने वाली सुपारी सरोते से काटी जाती है, मगर पूजा पाठ में इस्तेमाल की गई सुपारी साबुत ही चढ़ाई जाती है। मैंगलोर का खाना एक संगम है यहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति का। बंट और मोगावीरा, इस धरती की असली संतान, आज भी अपना खाना वैसे ही पकाते हैं जैसे सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। बियरी बिरयानी याद दिलाती है उन व्यापारी मुसलमानों की जो 7वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पहुंचे। मैंगलोर का कैथोलिक खाना एक तालमेल है पुर्तगाली और तमिल खाने की विधि में। और उडुपी के कृष्ण मठ ने हिंदुस्तान को दिया उडुपी क्विजीन का तोहफा। ये थी कहानी मैंगलोर और उडुपी के खाने की।